अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे और आई होप कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा और उसके बाद फिर हम इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, मैंने लास्ट क्लास में जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें सिलेबस वगैरह का इंट्रोडक्शन दिया था। आज की क्लास में हम लोग सिलेबस के इंट्रोडक्शन पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग वो अपने बीएफडी का सिलेबस का आगाज़ करेंगे। और अगर किसी को भी सिलेबस में क्या कंटेंट्स है उसका इंट्रोडक्शन और रेलेवेंट डिटेल्स चाहिए होंगी, तो आप लोग वो मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, जिस पे मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। और जो आपके पिछले लेक्चर्स थे जिसमें मैंने आप लोगों को सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था या अपना इंट्रोडक्शन दिया था या मैंने कुछ मटेरियल शेयर किया था, वो सारी बातें आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोगों को पिछली क्लास की सारी जितनी भी चीज़ें थी वो मिल जाएं, तो आप लोगों ने मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करना है। इसके अलावा आज की क्लास में इंशाल्लाह हम अपना जो पहला टॉपिक है बिज़नेस फाइनेंस डिसीशंस का, बीएफडी के सिलेबस का, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम उसको स्टार्ट करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करने लगे हैं अपने बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल के चैप्टर से। और बेसिक इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल के चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि हम कहीं पर भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें उसको किस तरह से अप्रेज़ करना है, यानी कि किस तरह से हमने ये एनालाइज़ करना है, किस तरह से हमें ये जज करना है कि हमें क्या वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट की एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल लेट से आप एक नई फैक्ट्री लगा रहे हो और किसी एक पर्टिकुलर XYZ कंट्री में लगा रहे हो, या आपकी जहाँ पर एक एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है उससे एक अलग सिटी में आप एक फैक्ट्री वो इंस्टॉल कर रहे हो। तो क्या आपने वो फैक्ट्री वो इंस्टॉल करनी, फैक्ट्री लगानी चाहिए या नहीं, फैक्ट्री स्टार्ट करनी चाहिए या फैक्ट्री स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, ये आपके इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल में आएगा। इसलिए क्योंकि फैक्ट्री अगर आप लगाना चाह रहे हो, फैक्ट्री आप खोलना चाह रहे हो, वो आपकी एक इन्वेस्टमेंट होगी। और अप्रेज़ल का मतलब ये है कि ये चेक करना कि क्या ये काम करना प्रॉफिटेबल होगा भी या नहीं, क्या ये काम फ़ायदेमंद होगा भी या नहीं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा हो सकता है कि आपको पता चले कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो और उसका किसी किस्म का कोई भी फ़ायदा नहीं है, तो आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल की टेक्निक्स हैं उसको हम यूज़ करते हैं अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। उसके लिए नया प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त हम इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल करते हैं कि अगर हम एक पर्टिकुलर नया प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट वो बाज़ार में लेकर आएंगे, लॉन्च करेंगे, नया प्रोडक्ट बनाएंगे, बेचेंगे, लोगों को देंगे, तो क्या मुझे वो प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या नहीं। अगेन मुझे ये देखना पड़ता है कि भाई अगर मैं कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा तो क्या वो मेरे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, क्या उसमें फ्यूचर के आने वाले सालों में जो आने वाली इनकम्स हैं, जो कैश फ्लोज़ हैं, वो इस चीज़ की बर्दाश्त रखते हैं कि मेरे ख़र्चे उठा लें और उसके बाद भी मुझे कुछ कमा कर दें। तो ये जितने भी इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल के तरीके होते हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, उनको अप्रेज़ करने के कुछ तरीके होते हैं। अब अगर इन तरीक़ों को ब्रॉडली हम कैटेगराइज़ करें कि भाई इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल के क्या तरीके होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल टेक्निक्स। और वो इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल टेक्निक्स पहले तो मैं उसकी लिस्ट बना देता हूँ। इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल टेक्निक्स, मुख्तलिफ़ इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल टेक्निक्स हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट हैं, और आपने उसके ज़रिए ये चेक करना होता है कि क्या कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट वायेबल है या वायेबल नहीं है, क्या हमें कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कैरी आउट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ब्रॉडली अगर बात करी जाए ना, तो 4 तरीके हैं जो आपको सीखने होंगे, जो आपको सिखाए जाएंगे। नंबर 1, एक तरीका आपके कहलाएगा अकाउंटिंग रेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये पहला तरीका है जिससे आप ये देखोगे कि क्या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं, और इसको हम शॉर्ट में ARR कहते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। दूसरा जो तरीका है इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल का, उसको हम पे बैक पीरियड कहते हैं। दूसरा जो तरीका है इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल का, उसको हम पे बैक पीरियड कहते हैं। मैं सारे तरीके पहले लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। तीसरा जो तरीका हम इन्वेस्टमेंट अप्रेज़ल में चेक करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक कहते हैं, ठीक है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक कहते हैं या NPV कहते हैं। ये आपका पे बैक पीरियड है। पे बैक पीरियड के बाद आपकी अगली जो टेक्निक है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक है।
उसके बाद आपकी जो चौथी टेक्निक होती है वो आपकी होती है इंटरनल रेट ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग IRR भी कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसको हम लोग IRR भी कहते हैं। अच्छा, ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए या जो आपने जो है वो पहले भी कहीं ना कहीं डिस्कस करी होंगी, लेकिन इसकी कुछ सब कैटेगरीज भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम पेबैक पीरियड की बात करते हैं ना, तो पेबैक पीरियड में एक पेबैक पीरियड सिंपल पेबैक पीरियड है, एक बेल आउट पेबैक पीरियड कहलाता है, एक जो है वो डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कहलाता है। तो ये मुख्तलिफ इसकी शाखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू की बात करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में एक तो बेसिक नेट प्रेजेंट वैल्यू है और कुछ टाइम बाद आप जो है वो एक एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, आप कह सकते हो कि वो भी इसकी सब कैटेगरी है या क्लासिफिकेशन है। इसी तरह से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो एक टेक्निक है और इससे एक लिंक्ड टेक्निक है MIRR या मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स है जो यूज़ करी जाती हैं और जिससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि क्या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना वायबल है, क्या किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या कहीं पर कोई फैक्ट्री सेटअप करनी चाहिए, क्या कोई नया प्लांट ऑपरेट करना चाहिए या नहीं। ठीक है, ये नाम अपने पास लिख लें ताकि फिर हम आगे की चीज़ें पढ़ें। ठीक है, ये 4-5 तरीके हैं बेसिक से जो मैंने आपके सामने लिस्ट डाउन करे हैं। अच्छा, अब करेंगे हम ये कि पहले इन तरीक़ों का जो है ना एक बेसिक ओवरव्यू लेंगे और जब हम इसका ओवरव्यू ले लेंगे तो इसके बाद फिर इसके पास पेपर्स के ज़रिए जो है ना हम इसको मज़ीद समझेंगे, मज़ीद जो है वो पढ़ेंगे, मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे, मज़ीद जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब हम अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बात करते हैं, जो हमारा पहला तरीका है विच इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो आप लोगों के सामने लिखा हुआ आ रहा है ARR यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ARR यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है ना उसका एक फॉर्मूला आप अपने पास लिख सकते हो, दैट इज़ ARR यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज़ इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। ज़ाहिर है आप कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो हर साल उसका प्रॉफिट अलग होगा, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। आप अपने एवरेज प्रॉफिट को अपनी एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर और एक पर्टिकुलर परसेंटेज कैलकुलेट कर लोगे, जिसको आप ARR की परसेंटेज कहोगे, जिसको आप अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कहोगे, और आपके सामने एक टारगेट होगा, आपको अपना अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न उस पर्टिकुलर टारगेट से जो है वो ज़्यादा रखना होगा। अब सर ये कैलकुलेट कैसे होगा, एक एग्जांपल के ज़रिए समझाएं। अच्छा, मुझे बस 1 मिनट दे दीजिएगा। मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा जी, देखिए, लेट से मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई मैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। लेट से मैं एक मशीन ख़रीद रहा हूँ, ठीक है, और जो मैं मशीन ख़रीद रहा हूँ ना, उस मशीन को ख़रीदने के लिए मुझे आज जो है ना वो 1 लाख रुपए पे करने होंगे, यानी कि 1 लाख रुपए उस मशीन को ख़रीदने की मेरी इन्वेस्टमेंट होगी। और क्योंकि ये मेरी इन्वेस्टमेंट होगी, ये मेरा कैश आउटफ्लो भी होगा। मैं ईयर नंबर 0 पर 1 लाख रुपए पे करूँगा, एक पर्टिकुलर मशीन परचेज़ करूँगा। इस पर्टिकुलर मशीन की ज़िंदगी जो है ना वो लेट से 4 साल होगी, यानी कि ईयर नंबर 0 पर मैंने मशीन परचेज़ करी, फिर मुझे ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ईयर नंबर 3 और ईयर नंबर 4 पर ये मशीन जो है ना वो कुछ कमा कर देगी, प्रॉफिट्स कमा कर देगी। लेट से मुझे प्रॉफिट्स पता है, और मुझे जो प्रॉफिट पता है ना वो ये पता है कि यार मुझे पहले साल फॉर एग्ज़ाम्पल इस मशीन से
25,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, दूसरे साल मुझे इस मशीन से 20,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, फिर मुझे जो है वो 18,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा, और आखिरी साल मुझे 10,000 रुपये का इस मशीन से प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, ये जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया हुआ है ये प्योरली जिस तरह से एक अकाउंटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है उसी तरह से कैलकुलेट किया गया है। जो अकाउंटिंग प्रॉफिट होता है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं, मुनाफा कहते हैं, सेल्स रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, टैक्स, सारी चीज़ें माइनस कर कर, तो ये मुझे जो है ना वो मशीन 4 साल तक कमा कर देगी। अच्छा, जब 4 साल पूरे हो जाएंगे तो इसको मैं स्क्रैप में बेच दूंगा, यानी कि इसकी एक स्क्रैप सेल्स होगी, और जब ये मशीन में बेचूंगा तो ये 1 लाख रुपए वाली मशीन आज से 4 साल बाद बाज़ार में लेट से 20,000 में बिक जाएगी, विच इज़ इसकी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब ये होता है कि जब आप अपने प्रोजेक्ट को एंड कर लेते हो, फिनिश कर लेते हो, ख़त्म कर लेते हो, उसके बाद जब उस चीज़ को बेचते हो तो आपकी वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो जितने में बिक रही है वो उसकी स्क्रैप वैल्यू है। अब अगर आपने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। अच्छा सर, एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा? देखिए, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है। आप सारे सालों का प्रॉफिट ऐड करोगे। पहले साल 25,000 रुपये का प्रॉफिट है, प्लस दूसरे साल 20,000 रुपये का प्रॉफिट है, प्लस तीसरे साल आपका जो प्रॉफिट है वो 18,000 का प्रॉफिट है, प्लस चौथे साल जो आपका प्रॉफिट है वो 10,000 का प्रॉफिट है। ये 4 सालों का प्रॉफिट है, तो एवरेज निकालने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास 25,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 प्लस 10,000, ये आपके पास 73,000 आया। 4 से डिवाइड किया तो आपका एवरेज बन गया 18,250। ये आपका एवरेज प्रॉफिट है। आप प्रॉफिट्स का एवरेज ले लेते हो। अच्छा, जहाँ तक एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात है, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू, यानी कि जितने की ये मशीन बिकेगी 4 साल बाद, इन दोनों को ऐड कर कर 2 से डिवाइड कर कर एवरेज लिया जाता है। अब देखें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और स्क्रैप वैल्यू को ऐड क्यों किया जाता है? देखें, आपके जो पैसे या आपके जो फंड्स ब्लॉक हुए हुए हैं बिजनेस में, हम उसको देख रहे हैं। इनिशियली आपका यानी कि ईयर नंबर 0 पर आपका 1 लाख रुपया बिजनेस में फंसा हुआ था, ब्लॉक था, आपकी इन्वेस्टमेंट थी, और 4 साल बाद जब आपने मशीन बेची तो आपको 20,000 मिल गए। इसका मतलब ये हो गया कि ये 20,000 भी आपके बिजनेस में ब्लॉक हुए थे। और एवरेज लेने के लिए ओपनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस डिवाइडेड बाई 2 के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट और स्क्रैप वैल्यू को ऐड कर कर और 2 से डिवाइड कर कर एक एवरेज इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। ज़ाहिर है मैंने ईयर नंबर 1 पर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया था, लेकिन ईयर नंबर 1 की 20,000 की डिप्रिसिएशन, 2 की 20,000 की डिप्रिसिएशन, एज्यूम कर रहा हूँ 20,000 की डिप्रिसिएशन थी, 3 की 20,000 की डिप्रिसिएशन, 4 की 20,000 की डिप्रिसिएशन। हर साल जब मैंने 20,000 रुपये की डिप्रिसिएशन को हटाया तो उसके बाद 4 साल जब मैं उसको इस्तेमाल कर चुका था तो उसकी वर्थ जो है या उसकी जो वैल्यू है वो 20,000 रह गई थी। तो हमने इसको जो है वो एवरेज आउट किया, और एवरेज करने के लिए हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट और स्क्रैप वैल्यू को ऐड किया और हमने इसको 2 से डिवाइड कर कर और एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि यार साल के पहले दिन मेरा 1 लाख रुपया ब्लॉक हुआ था, साल के आखिरी दिन 20,000 रुपये ब्लॉक हुआ था, तो ऑन एन एवरेज जाहिर है पहले दिन मेरी इन्वेस्टमेंट 1 लाख होगी, लेकिन जब पहले साल मैं मशीन को यूज़ कर लूँगा 80,000 रुपये की उसकी वर्थ रह जाएगी, अगले साल उसकी वर्थ 60,000 रह जाएगी, अगले साल उसकी वर्थ 40,000 रह जाएगी, अगले साल उसकी वर्थ 20,000 रह जाएगी। तो हर साल डेप्रिसिएशन की वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट कम हो रही होगी, और लिहाजा मेरा एक एवरेज इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट होगा वो कैलकुलेट करने के लिए मैं 1 लाख प्लस 20,000 दोनों को ऐड करता हूँ और मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, और मेरी एवरेज इन्वेस्टमेंट इस केस में आ जाएगी, इस सिनेरियो में आ जाएगी 60,000। और इस हिसाब से मेरा जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बनेगा वो होगा 18,250, जो कि आपका एवरेज प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट जो कि आपकी 60,000 है। इस हिसाब से मेरा जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बन रहा है 18,250 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 100,
ये बनता है कोई 30.42%, 30.42% बन रहा है। अब आप जब किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस इन्वेस्टमेंट को चेक करने के लिए कि क्या ये मशीन मुझे ख़रीदनी भी चाहिए या नहीं, इसके लिए आप एक टेक्निक जो यूज़ करते हो, वो जो अभी हमने ARR की टेक्निक यूज़ करी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की, वो टेक्निक यूज़ करते हो। आपका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 30.42% आ रहा है, और ये जितने आपके एनुअल प्रॉफिट्स बेहतर होंगे उतना ज़्यादा आएगा। ज़ाहिर है जितने प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे उतना एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, और जितना एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा आएगा उतना ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा बन रही होगी। ये पहला तरीका था, यानी कि कंपनी एक जो तरीका यूज़ कर सकती है वो ये है कि वो ARR यानी कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का तरीका यूज़ करे, और उससे उसको ये पता चल जाएगा कि भाई उसकी जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की परसेंटेज है वो कितनी है। ये वाला जो रेशो या ये वाला जो तरीका है, ये आपने जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी के रेशियोज़ पढ़े होंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के जो रेशियोज़ पढ़े होंगे उससे सिमिलर है। सिमिलर क्यों है? क्योंकि जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते थे तो उसमें भी आप प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर परसेंटेज निकालते थे। रिटर्न ऑन इक्विटी में आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को शेयर होल्डर्स इक्विटी से डिवाइड कर परसेंटेज निकालते हो कि इक्विटी पर कितना रिटर्न मिल रहा है। इसी तरह से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में आप प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड कर देते थे कैपिटल एम्प्लॉयड से, और एक पर्टिकुलर परसेंटेज निकाल के चेक कर देते थे कि मुझे एवरेज जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स है, चाहे वो शेयर होल्डर्स की हो या इक्विटी होल्डर्स की हो या डेट होल्डर्स की हो, टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है। क्या यहाँ पे किसी का सवाल है? अगर है तो काइंडली बताएं। सही। अच्छा जी, अब इस मेथड के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान हैं। मैं कुछ एडवांटेज लिख देता हूँ कि इसका आखिर एडवांटेज क्या है, या इस मेथड का जो फ़ायदा है ना वो क्या है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि सवाल में आपको जो है वो इसका फ़ायदा या एडवांटेज पूछा जाए, तो एक चीज़ आप लिख सकते हो कि इट इज़ फेयरली ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि ये समझने के लिए आसान है। एक परसेंटेज कैलकुलेट हो गई। दूसरा, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट, इसका कैलकुलेट करना भी बड़ा आसान है, यानी कि आराम से कैलकुलेट हो जाता है। सर डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, डिसएडवांटेजेस जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इस चीज़ के भी होंगे या इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। तो इसके सर डिसएडवांटेजेस क्या हैं? कुछ एक या दो डिसएडवांटेज आप जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दें। अच्छा, एक डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि ये बेस्ड होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर, यानी कि ये कैश का आना या कैश का जाना नहीं देखता, ये कैश फ्लोज पर बेस्ड नहीं होता, अकाउंटिंग प्रॉफिट पर बेस्ड है, नॉट कैश फ्लोज। यानी कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल ईयर नंबर 1 में मैंने 25,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे 25,000 रुपये कैश मिला। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पर कैलकुलेट होता है, और क्योंकि वो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पर कैलकुलेट होता है तो उसमें जो प्रॉफिट आ रहा होता है वो एक्रूअल्स बेसिस पर कैलकुलेट हुआ होता है, और क्योंकि वो एक्रूअल्स बेसिस पर कैलकुलेट हुआ होता है तो जितने भी यहाँ पर प्रॉफिट्स लिखे हैं ये इन रियल लाइफ आपने इन टर्म्स ऑफ कैश हासिल करे हों, ये बात ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो पहली चीज़ ये याद रखिएगा। दूसरा जो मेजर इसमें एक मसला है वो ये है कि जो बाद में आप अभी आगे वाले टॉपिक्स पढ़ोगे वो ये है कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अकाउंट फॉर नहीं करता। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कॉन्सेप्ट है कि आज से 1 साल बाद आने वाले कुछ पैसे आज के कुछ पैसों के बराबर हैं या नहीं हैं, उस चीज़ को यानी कि डिस्काउंटिंग को, कंपाउंडिंग को अकाउंट फॉर नहीं करता।
जाहिर है आज से 20,000 रुपये अगर मैंने 2 साल बाद कमाए हैं और अगर आज कमा लेता तो दोनों की वर्थ जो है वो डिफरेंट होती। तो ये हमारा पहला इन्वेस्टमेंट का तरीका है और इस पहले तरीके में हमने कंपनी का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया। अब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सेकंड मेथड पर आते हैं और उस सेकंड मेथड को हम लोग कहते हैं पे बैक पीरियड। तो चलिए अब पे बैक पीरियड देख लेते हैं। पे बैक पीरियड। अच्छा जी सर, पे बैक पीरियड क्या होता है? देखिए, पे बैक पीरियड आपको ये बताता है कि आप जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो पर्टिकुलर इन्वेस्टेड अमाउंट जो आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो वो पर्टिकुलर इन्वेस्टेड अमाउंट्स कितने टाइम में इन टर्म्स ऑफ कैश आपको रिकवर हो रही है। एक मिसाल ले लेते हैं कि लेट से आपने एक मशीन परचेज़ करने के लिए 1 लाख रुपए कैश जो है वो पे करा। तो अगर आपने 1 लाख रुपए कैश पे करा, ये आपका कैश का आउटफ्लो कहलाएगा। ये कैश आउटफ्लो क्यों कहलाएगा? ये कैश आउटफ्लो इसलिए कहलाएगा क्योंकि ये आपने पैसे पे करे हैं। अब लेट से ये जो आपने ईयर नंबर 0 पर एक कैश आउटफ्लो पे किया, यानी कि जो आपने पैसे पे किए, लेट से आपको रुपीज़ 50,000 पर एनम, यानी कि हर साल 50,000 रुपये इस मशीन को ख़रीदने की वजह से और इसको इस्तेमाल करने की वजह से हर साल आपको 50,000 रुपये का कैश इनफ्लो मिलेगा। अब देखिए, मैं कैश का आउटफ्लो और कैश का इनफ्लो लिख रहा हूँ रादर देन कि मैं प्रॉफिट लिखूँ। ये प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, ये कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो की बात हो रही है। तो 1 लाख रुपए जब मैंने इन्वेस्ट करे वो मेरा कैश आउटफ्लो था, उसके बदले में मुझे 50,000 रुपये पर एनम यानी कि सालाना 50,000 रुपये हासिल हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कैश। ये मेरा कैश इनफ्लो है। अब अगर लेट से ये प्रोजेक्ट जो है ना वो 4 साल का है, तो अगर मैं इसके कैश फ्लोज बनाऊंगा तो मैं ये कहूँगा कि ईयर नंबर 0 है, ईयर नंबर 1 है, ईयर नंबर 2 है, ईयर नंबर 3 है और ईयर नंबर 4 है। और यहाँ पर मैं अपने कैश फ्लोज लिखूँगा। मैंने ईयर नंबर 0 पर 1 लाख रुपए की मशीन ख़रीदी तो वो मेरा कैश आउटफ्लो था, मेरे पास से गए, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट में दिखा दिया। बदले में मुझे ईयर नंबर 1 पर 50,000 रुपये का कैश इनफ्लो मिला, यानी कि पैसे मिले। ईयर नंबर 2 पर 50,000 रुपये का कैश फ्लो मिला, यानी कि पैसे मिले। ईयर नंबर 3 पर 50,000 रुपये का कैश फ्लो मिला, यानी कि पैसे मिले। ईयर नंबर 4 पर 50,000 रुपये का कैश फ्लो मिला, यानी कि पैसे मिले। अब अगर मुझे ईयर नंबर 0 पर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर ईयर नंबर 1 पर 50,000, ईयर 2 पर 50,000, ईयर 3 पर 50,000 और ईयर नंबर 4 पर 50,000 रुपये मिलते हैं, ये एक प्रोजेक्ट है जिसका ये टाइम हॉरिज़ॉन है, यानी कि ये इस प्रोजेक्ट की लाइफ है कि आप अगर 1 लाख की मशीन ख़रीदोगे तो वो आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे साल 50,000 रुपये कमा कर देगी। और कोई ये पूछता है कि भाई इसका पे बैक पीरियड कितना है, तो मैं ये कहूँगा कि जो मैंने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करे थे पहले साल के आखिर में, उसमें से मुझे 50,000 रुपये हासिल हो गए। और जब मैंने 1 लाख इन्वेस्ट करे थे और उसमें से पहले साल के आखिर में मुझे 50,000 रुपये हासिल हो गए, तो बच गए 50,000 एक साल, पहले साल के आखिर में। पहला साल गुजर गया, दूसरे साल के आखिर में दोबारा से मुझे 50,000 रुपये हासिल हुए, और जब दूसरे साल के आखिर में दोबारा से मुझे 50,000 रुपये हासिल हुए तो दूसरे साल के आखिर में अब कुछ भी नहीं बचा। यानी कि मेरा जो पे बैक पीरियड होगा ना वो 2 साल होगा। पे बैक पीरियड का मतलब ये है कि जो अमाउंट मैंने ओरिजिनली इन्वेस्ट करी थी, पे बैक पीरियड का मतलब ये है कि जो मैंने इनिशियली अमाउंट इन्वेस्ट करी थी वो कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो रही है। लिहाजा अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, ऑल्दो प्रोजेक्ट 4 साल का है, लेकिन मेरे इन्वेस्ट करे हुए 1 लाख रुपए मुझे दूसरे साल रिकवर हो जाते हैं। तीसरे और चौथे साल जो मुझे पैसे मिल रहे हैं वो मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर या बाद में मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो पहली एग्जांपल थी इसमें आपको हर साल सेम अमाउंट मिल रहा था, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000।
अगर मुझे हर साल सेम अमाउंट मिल रहा होता है और मुझे पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना होता है, तो मैं उसको कैलकुलेट करने के लिए ऐसा भी कह सकता हूँ कि पे बैक पीरियड इज़ इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पे बैक पीरियड इज़ इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट, पे बैक पीरियड इज़ इक्वल्स टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट divided by annual cash flow. Payback period is equals to initial investment divided by annual cash flow. यानी कि आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपए है और आपका जो एनुअल कैश इनफ्लो है वो 50,000 रुपये है। तो आप अपना पेबैक पीरियड 2 साल इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो। यानी कि आपने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करे और बदले में आपको पहले और दूसरे साल में जो 50,000 रुपये आए उससे आपके 2 साल पूरे हो गए। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ उन केसेस में लगेगा जब आपका जो एनुअल कैश फ्लो है ना वो हर साल सेम है। यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट पर आपको पहले साल भी 50,000 रुपये मिल रहे थे, आपको दूसरे साल भी 50,000 रुपये मिल रहे थे, आपको तीसरे साल भी 50,000 रुपये मिल रहे थे, आपको चौथे साल भी 50,000 रुपये मिल रहे थे। तो जब आपको हर साल सेम अमाउंट यानी कि 50,000 रुपये का ही अमाउंट मिल रहा है, एक ही जितना अमाउंट मिल रहा है, तो उस केस में आपका जो पे बैक पीरियड होगा वो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो से निकल आएगा। अच्छा सर, अगर ये अमाउंट सेम ना होता या ये अमाउंट जो है वो बिल्कुल ही टाइम पीरियड से मैच ना करता तो क्या होता? देखिए, लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं। ये नंबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5 और यहाँ पर मैं आपके कैश फ्लोज लिखता हूँ। लेट्स से 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट हुए यह नंबर 0 पर। यह नंबर 0 पर 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। आपको यह नंबर 1 पर 40,000 रुपये मिले, आपको यह नंबर 2 पर 20,000 रुपीज़ मिले, आपको यह नंबर 3 पर 10,000 रुपीज़ मिले, आपको यह नंबर 4 पर 30,000 रुपीज़ मिले, आपको यह नंबर 5 पर 40,000 रुपीज़ मिले। अब अगर इस केस में मैं अपना पे बैक पीरियड कैलकुलेट करूँगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपये है। उस 1,00,000 रुपये में से पहले साल मुझे 40,000 रुपये रिकवर हो गए। जब मुझे 40,000 रुपये रिकवर हो गए तो पीछे मेरे पास 60,000 रुपीज़ बच गए जो मुझे मज़ीद जो है वो रिकवर करने हैं। जब दूसरे साल की बारी आई तो दूसरे साल मुझे 20,000 रुपये मिल गए। तो जब 20,000 रुपये मिल गए, अब मज़ीद 40,000 रुपये बच गए जो मुझे आगे वाले कैश फ्लो से कवर करने हैं। फिर मुझे 10,000 रुपये मिल गए। जब मुझे 10,000 रुपये फर्दर मिल गए तो अब बच गए 30,000 रुपये, यानी कि 30,000 रुपये मुझे रिकवर करने हैं। फिर चौथे साल मुझे 30,000 रुपये भी मिल गए। तो जब मुझे 30,000 रुपये भी मिल गए तो ये ज़ीरो पर आ गया, और ये ज़ीरो पर आ गया यानी कि मुझे कुल मिलाकर 4 साल लगे जिसमें मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर ली। तो मेरा जो पे बैक पीरियड होगा, जो मेरा पे बैक पीरियड होगा इस सिनेरियो में वो होगा 4 ईयर्स। ठीक है जी। अब देखिए, हर साल के कैश फ्लोज डिफरेंट थे। अगर हर साल के कैश फ्लोज डिफरेंट होंगे तो हम ऊपर वाली एग्जाम्पल में जो फार्मूला था वो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। वो सिर्फ़ और सिर्फ तब अप्लाई होगा जब हर साल की अमाउंट जो है वो एक ही जितनी है। अच्छा, एक और एग्जांपल करते हैं। लेट्स से उस एग्जांपल में यह नंबर 0, 1, 2, 3, 4 4 साल हैं। आपने यह नंबर 0 पर 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी, यानी कि आपने पैसा लगाया। आपको पहले साल के आखिर में जो है वो 80,000 रुपये मिल रहे हैं, दूसरे साल के आखिर में आपको 40,000 रुपये मिल रहे हैं, तीसरे साल के आखिर में आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, चौथे साल के आखिर में आपको 20,000 रुपये मिल रहे हैं। अब आपसे ये पूछा जाता है कि भाई आप अपना पेबैक पीरियड कैलकुलेट करें। देखिए, इस केस में अगर हम अपना पेबैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो जो मैंने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करे थे उसमें से 80,000 रुपये का अमाउंट मुझे पहले साल मिल गया। जब 80,000 रुपये का अमाउंट मुझे पहले साल मिल गया तो मुझे मज़ीद 20,000 रुपये रिकवर करने थे। अब अगले साल मुझे मिल रहे हैं 40,000 रुपये। अगर अगले साल मुझे 40,000 रुपये मिल रहे हैं तो मेरा पेबैक पीरियड 2 साल तो नहीं होगा, क्योंकि 2 साल में तो 1.5 लाख की रिकवरी हो जाएगी। तो कभी अगर ऐसा हो कि किसी साल में ज़्यादा पैसे मिल रहे हों और आपने रिकवर जो करने थे अपना पेबैक पीरियड मुकम्मल करने के लिए वो कम पैसे रिकवर करने थे, उस केस में आप क्या करते हो कि आप पहले तो होल नंबर के ईयर्स गिनते हो। 1 साल तो पूरा है, 1 साल तो पूरा है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास जो अमाउंट बच गई है ना, आप क्या करोगे, रिमेनिंग अमाउंट, जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट होगी
उसको आप डिवाइड कर दोगे रेलेवेंट कैश फ्लो से, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो रिमेनिंग अमाउंट थी वो 20,000 रुपये थी और आपका जो 40,000 रुपया रिसीव हो रहा था वो कैश फ्लो था, लिहाजा 20,000 डिवाइडेड बाई 40,000 0.5 बनता है। तो आप बोलोगे कि आपका जो पे बैक पीरियड है वो 1 साल पूरा है और अगला साल आधा है, यानी कि 1.5 ईयर्स आपका पे बैक पीरियड होगा। आपका जो पे बैक पीरियड होगा वो 1.5 ईयर्स होगा, 1.5 साल होगा, क्योंकि 2 साल अगर पूरे हो जाते हैं तो 1,20,000 बन जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वाली बात भी समझ में आई होगी कि पे बैक पीरियड जो है वो फ्रैक्शंस में एग्जिस्ट कर सकता है, जिस तरह से 1.5 साल। इसी तरह से एक और एग्जांपल कर लेते हैं पे बैक पीरियड की। अब लेट से आप ये कह लो कि ये नंबर 0 है, ये नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पर आपके पास कैश फ्लोज हैं और आपके पास कैश फ्लोज में ये नंबर 0 पर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और फॉर एग्जांपल लेट से आपको पहले साल 70,000 रुपये मिल गए, उसके बाद आपको 10,000 रुपये मिल गए, उसके बाद आपको जो है ना वो 60,000 मिल गए, उसके बाद आपको 70,000 मिल गए। तो आप अगर अपना पे बैक पीरियड कैलकुलेट करोगे तो आपने जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे, उसमें से 70,000 रुपये आपको पहले साल ही हासिल हो गए। जब 70,000 आपको पहले साल हासिल हो गए तो बच गए 30,000। दूसरे साल आपको 10,000 रुपये हासिल हुए, जब आपको 10,000 रुपये हासिल हुए तो पीछे बच गए 20,000। आखिरी तीसरे साल आपको 60,000 रुपीज़ हासिल हो रहे हैं और सिर्फ 20,000 में आपका पे बैक पीरियड कवर हो रहा था। तो आपने बचा हुआ अमाउंट यानी कि 20,000 जो है उसको डिवाइड कर दिया 60,000 से और एक डेसिमल कैलकुलेट कर लिया जो कि 0.33 आएगा और आपका जो पे बैक पीरियड होगा वो होगा 2.33 ईयर्स। 2.33 ईयर्स आपका पे बैक पीरियड होगा। आपको 2 साल मुकम्मल तौर पर पूरे लग रहे हैं जिसमें आप 80,000 रुपये कवर कर रहे हो और तीसरे साल में आपको 20,000 रुपये कवर करने थे, यानी कि आप 60,000 अगर कवर कर रहे हो तो उसका 0.333 पोर्शन। कभी कभार ऐसा होता है कि पे बैक पीरियड कहीं पर मंथ्स में लिखा हुआ होगा, उस केस में आप क्या करोगे कि आपने 2 ईयर्स पूरे लिख रहे हैं और जो 0.333 है उसके लिए आप 0.33 मल्टीप्लाइड बाई 12 करोगे। जब आप 0.33 मल्टीप्लाइड बाई 12 करोगे तो ये आ जाएगा 4, यानी कि इसका मतलब होगा 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। 2 ईयर्स एंड 4 मंथ्स आपका पे बैक पीरियड है। आपको 2 साल और 4 महीने में आपकी अमाउंट जितनी भी होती है वो पूरी की पूरी रिकवर होकर मिल जाती है, रिसीव हो जाती है। क्या ये बात क्लियर है सबको? काइंडली मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। ये एक टाइप थी पे बैक पीरियड की, जिसमें आप ये देख लेते हो कि भाई आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था, जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था, वो इन्वेस्टेड अमाउंट आपको कितने सालों में आखिर रिकवर हो रहा है। अच्छा, अब पे बैक पीरियड के भी अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पे बैक पीरियड के हमारे पास 2 एडवांटेजेस हैं। हम 2 एडवांटेजेस मेंशन कर देते हैं। एडवांटेज नंबर 1, पहला एडवांटेज पे बैक पीरियड का क्या है? पहला एडवांटेज पे बैक पीरियड का ये है कि ये है सिंपल टू कैलकुलेट। इसको कैलकुलेट करना बड़ा सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स बात नहीं है, आसानी से कोई भी कैलकुलेट कर सकता है। सिंपल टू कैलकुलेट है। आपने जो है वो एक जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसमें से जो कैश फ्लोज रिसीव हो रहे हैं उसको सब्ट्रैक्ट करते जाना है। दूसरी जो इसकी अच्छी बात है वो ये है कि इट इज़ बेस्ड ऑन कैश फ्लोज। पिछले मेथड में हमने ये कहा था कि वो मेथड जो है ना वो कैश फ्लोज पर बेस्ड नहीं है बल्कि अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पर बेस्ड है, और अकाउंटिंग प्रॉफिट्स का मतलब ये होता है कि वो प्रॉफिट्स आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। ठीक है जी। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है पे बैक पीरियड के? अगर हम ब्रीफली ये देखें कि हमारे पास पे बैक पीरियड जो है उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो जब हम पे बैक पीरियड के डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो पे बैक पीरियड का डिसएडवांटेजेस है वो है कि इट इग्नोर्स कैश फ्लोज आफ्टर पे बैक पीरियड के बाद वाले सारे के सारे कैश फ्लोज को ये इग्नोर करता है। सर इसका क्या मतलब है? लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे सामने 2 प्रोजेक्ट्स हैं और लेट्स से ईयर 0, 1, 2, 3, 4 और प्रोजेक्ट ए है। प्रोजेक्ट ए में मैं अगर आज 10 रुपये इन्वेस्ट करूँगा ना
तो पहले साल के बाद मुझे 9 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल के बाद 1 रुपया मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद मुझे जो है ना वो 2 रुपये मिलेंगे, और उसके बाद जो है ना वो मुझे 3 रुपये मिलेंगे। या तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करूं, या तो मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करूं। अगर मैं प्रोजेक्ट बी में इन्वेस्ट करूंगा तो आज वापस से मुझे 10 रुपये इन्वेस्ट करने होंगे। पहले साल के आखिर में मुझे 5 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल के आखिर में मुझे 4 रुपये मिलेंगे, तीसरे साल के आखिर में मुझे 1 रुपया मिलेगा, और चौथे साल के आखिर में मुझे 25 रुपये मिलेंगे। अब अगर मेरा डिसीजन सिर्फ और सिर्फ पे बैक पीरियड की बुनियाद पर होगा तो ए का जब मैं पे बैक पीरियड निकालूंगा, जब मैं ऑप्शन नंबर ए का पे बैक पीरियड निकालूंगा तो मेरा पे बैक पीरियड कितना आएगा? मैंने ए में 10 रुपये इन्वेस्ट करे, पहले साल 9 मिल गए, 1 बचा, अगले साल 1 मिल गया, 0 बचे। यानी कि मैं ये कहूँगा कि ए जो मेरा प्रोजेक्ट है ना उसका पे बैक पीरियड है 2 साल। अच्छा, जब मैं बी की बात करूँगा तो बी में मैं कहूँगा मैंने 10 रुपये इन्वेस्ट करे, पहले साल 5 मिल गए, 5 बच गए, दूसरे साल जो है वो 5 में से मज़ीद 4 मिल गए, 1 बच गया, और फिर जो 1 रुपया था वो मिल गया, यानी कि 0 बच गए। तो मैं कहूँगा कि यार मशीन बी जो है या प्रोजेक्ट बी जो है उसका पे बैक पीरियड 3 साल है, यानी कि 3 साल में मेरे पैसे रिकवर होते हैं। अगर मैं सोलली पे बैक पीरियड की बुनियाद पर अपना डिसीजन लेता तो शायद मैं ये डिसीजन ले लेता कि भाई मुझे प्रोजेक्ट ए में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि उसका पे बैक पीरियड कम है, और मैं बी पे इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन आप ये देखो कि ये जो रेलेवेंट कैश फ्लोज थे बी के, उसके बाद क्या होने जा रहा था? उसके बाद एक आपका जैकपॉट लगने वाला था, एक बहुत बड़ा आपको कैश इनफ्लो हासिल होने वाला था, जो आपने पे बैक पीरियड की सिर्फ और सिर्फ पे बैक पीरियड के बेसिस पर डिसीजन लेकर और उसको फॉरगो कर दिया, उसको आपने जो है वो खो दिया, और आपने प्रोजेक्ट ए का फैसला किया। प्रोजेक्ट ए अगर 4 साल चलेगा तो आपको अगले 2 सालों में 2 और 3 रुपये कमा कर देगा या कैश फ्लोज बना कर देगा, जबकि प्रोजेक्ट बी का पे बैक पीरियड 1 साल ज़्यादा तो था, लेकिन चौथे साल इतना बड़ा जैकपॉट लगना था जिसको पे बैक पीरियड ने कंसिडर ही नहीं किया। तो इसीलिए कहते हैं कि पे बैक पीरियड जो होता है उसके लिए लिखा हुआ है इट इग्नोर्स कैश फ्लोज आफ्टर पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के बाद जितने भी कैश फ्लोज आते हैं उसको ये मुकम्मल तौर पर इग्नोर करता है, जो कि एक सही बात नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, तो हमने अब दूसरी जो चीज़ देखी ना वो ये देखा कि भाई हमारा जो पे बैक पीरियड है उस पे बैक पीरियड में हमारा जो सिंपल वाला पे बैक पीरियड होता है वो क्या होता है। अभी हमें जो बेल आउट पे बैक पीरियड है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड है, एनपीवी, एपीवी है, आईआरआर है और एमआईआरआर है, इनको डिस्कस लाजमी तौर पर करना है। यहाँ तक किसी का सवाल है तो काइंडली मुझे क्लियर कर दो, काइंडली मुझसे पूछ लो ताकि मैं आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूँ। अच्छा जी, साथ में मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, मैं आप लोगों को जो है ना वो आप लोगों को 40 मिनट्स मैंने पढ़ाया, अब मैं कुछ आप लोगों को चीज़ें दिखा देता हूँ। देखिए, मेरा जो ये बीएफडी का कोर्स होगा इसमें प्री रिकॉर्डेड कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारा होगा। मैं आप लोगों को लाइव भी पढ़ा रहा हूँ और प्री रिकॉर्डेड कंटेंट भी आप लोगों के पास मौजूद होगा। अब फॉर एग्जांपल देखें, आप लोगों के पास जो है ना वो मैंने एक फ़ोल्डर खोला हुआ है अपने लैपटॉप का, और मैंने करा हुआ क्या है कि जब आप अपने पास अपने कोर्स में जाओगे, जब आप सब्सक्राइबर्स के पोर्टल पर अपना कोर्स देखोगे या जिस पोर्टल से भी आप पढ़ रहे हो आप वहाँ पर अपना कोर्स देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये बीएफडी की बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लासेस जो है ना वो ऑलरेडी आपके पास पोर्टल पर अवेलेबल है। तो अब आपने करना क्या है? अब आपने करना ये है कि भाई हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, जो अगली क्लास होगी, आज की क्लास को तो अभी मैं यहाँ पर कंक्लूड करूँगा, जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी आप अपने पोर्टल पर जाएंगे ना तो आपको बीएफडी क्लास नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू इंस्ट्रक्टर एंड कोर्स, क्लास नंबर 2 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सीनियर फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, क्लास नंबर 3 लिंक बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, क्लास नंबर 4 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स, क्लास नंबर 5 अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो हमने अभी डिस्कस किया वो, फिर पेबैक एंड बेल आउट पेबैक पीरियड। यहाँ तक आप लोगों ने जो है ना वो 1 से लेकर 6 तक को कवर करना होगा, और जब आप 1 से लेकर 6 तक कवर कर लोगे तो आज जो हमने बातें करी वो भी रिपीट हो रही होंगी एक डिफरेंट तरीके में। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, तो आप लोगों की जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होगी। आप हर क्लास में 1 घंटा या 45 मिनट्स टू 1 आवर जो है वो लाइव सेशन ले रहे होगे, और इसके अलावा इस तरह से ये पूरा कोर्स जो है वो रिकॉर्डेड भी आपको मिल रहा होगा। तो अगली क्लास में जब आप आएंगे तो आप 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट कर आएंगे। फिर जब हमारी क्लास होगी तो मैं 7 से लेकर 12 के बीच में जो जो चीज़ें हैं उनकी डिस्कशन करूँगा, और वो फिर आप कंप्लीट कर आओगे, और इसी तरह से हम आगे चलते रहेंगे। आप देखेंगे कि ये 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35
38 लेक्चर जो है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और भी हैं आप लोगों के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो मिनी कॉन्सेप्ट्स कुछ ऐड किए हुए हैं, ये भी आप लोगों के पोर्टल पर अवेलेबल है। इसके अलावा भी बहुत सारी XYZ चीज़ें हैं जो आप लोगों को वहाँ पर मिल रही होंगी। तो आज मैंने जो चीज़ें डिस्कस करी हैं, मैं वापस से ज़रा वन नोट की स्क्रीन को शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों को आज की जो जो चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं उसमें किसी किस्म का कोई सवाल है तो काइंडली मुझे बताएं। और हाँ, आप लोग मुझे अपने कंप्लीट नाम के साथ ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा ताकि आप लोग रेलिवेंट क्लास का जो ग्रुप है उस पर ऐड हुए हों, विच इज़ 0345308631। क्या किसी का कोई सवाल है तो मैं अभी भी 2 मिनट मौजूद हूँ, अदरवाइज़ आप मुझे जो है वो ग्रुप पर सवाल पूछ सकते हैं। चलिए जी, तो यहाँ पर हम अपनी क्लास को कंक्लूड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।